पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। इस यूट्यूब चैनल पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और पर्सनल फाइनेंस से मुतालिक जो भी आपके सवालात होते हैं, जो आपने कमेंट सेक्शन में या फिर ईमेल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए पूछे होते हैं, तो उनके हवाले से वक्तन फ़वक्तन वीडियो के ज़रिए आपके सवालात का जवाब दिया जाता है, ताकि जो आपके सवाल हैं वो और लोगों के भी सवाल हो सकते हैं, उनके जहनों में भी हो सकते हैं, तो कलेक्टिवली सबको एड्रेस किया जा सके। याद रहे कि जो सवालात होते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस होता है कमेंट सेक्शन में भी और जो दीगर मीडियम्स हैं उनके ज़रिए भी, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें से सिर्फ सेलेक्टेड जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को इस वीडियो के अंदर एड्रेस किया जाता है। बाकी सवालात की कोशिश की जाती है कि वहीं पर कमेंट सेक्शन में ही या फिर डायरेक्टली जवाब दे दिया जाए। आपके जहन में भी कोई क्वेश्चन है किसी भी हवाले से, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक या पर्सनल फाइनेंस के हवाले से, तो आप भी अपना सवाल कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है उसके ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है वो ये है कि स्टॉक मार्केट में अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, तो मेजॉरिटी कंपनीज की जो डिविडेंड यील्ड है इस वक्त जो मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन का रेट है उससे काफ़ी कम है। तो अब ऐसे लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि जब हम इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं कर सकते डिविडेंड की बेस पे, तो फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा क्या है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों के जहन में आता है। दो चीज़ें हैं इसके आंसर में। पहली बात तो ये है कि लेट सपोज कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, तो इन्फ्लेशन की रेट हम अज्यूम कर लेते हैं अगर 20% है या 25% है किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो अगर आप इन्वेस्ट ही नहीं करते और पैसे को रखे रखते हैं, तो फिर तो आप स्ट्रेट अवे 25% के लॉस में जा रहे हैं, यानी आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो उतनी कम हो रही है। दूसरी तरफ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो लेट सपोज आपकी इन्वेस्टमेंट से भी, जो आपने इन्वेस्टमेंट की उसमें इन्फ्लेशन रेट को आप बीट ना भी कर सकें, अज्यूम कर लेते हैं कि आपने 18% या 15% डिविडेंड हासिल किया, तो भी जो 20% इन्फ्लेशन है इसका मतलब है कि आप उसको बीट ना भी कर सके लेकिन उसको बहुत हद तक कवर कर गए। तो ज़ीरो के मुकाबले में 18% हमेशा बेहतर होता है। ये तो एक जवाब हो गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम में से अक्सर लोग जो है वो सिर्फ करंट जो इन्फ्लेशन रेट है उसको देख रहे होते हैं। एज ऑफ नाउ क्या इन्फ्लेशन है, वो ऑल टाइम हाई पे है या बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको ये जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान में जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट होता है, जो पिछला हिस्टोरिकल देखें, तो वो 8.5 के करीब होता है। तो 8.5% के करीब पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट रहा है। अभी अगर बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो गया है, तो इट डजेंट मीन कि ये हमेशा इतना ही रहेगा। ये हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, नीचे भी आता है। तो हम हमेशा एवरेज को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं वो भी आप कोई शॉर्ट टर्म 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए नहीं कर रहे होते, बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स का जो होराइजन होता है वो भी लॉन्ग टर्म होता है। तो लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो पहली बात तो ये है कि इन्फ्लेशन का नंबर भी नीचे आ जाता है लॉन्ग टर्म के अंदर। और ऑन एवरेज अगर जिस तरह मैंने बताया कि 8.5% के करीब रहा है पाकिस्तान में, और अभी के वर्स्ट के सिनेरियो में भी देखें तो आने वाले वक्त में मजीद इन्फ्लेशन रेट अगर नीचे आता है और अगर 12, 14, 15% पे भी होता है, तो भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, एक तो ये कि डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 20% से ज़्यादा होती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें डिविडेंड इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। कैपिटल गेन का भी आपको मौका मिल रहा होता है। लेट्स सपोज कि किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया और उसमें अगर आपको डिविडेंड 5%, 10% भी मिला, तो दूसरी तरफ कैपिटल गेन देखें तो वो भी आपको मिल रहा होता है कि अगर आपने अच्छी अच्छी प्राइस के ऊपर अच्छी कैलकुलेशंस के साथ किसी कंपनी के शेयर को लिया, तो शेयर की जो प्राइस बढ़ती है वो भी आपको एक फ़ायदा दे रही होती है, और मेजॉरिटी केसेस में वही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है। अब मैं अगर अपने पोर्टफोलियो में देखूं तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, जैसे मैं एक ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है लेकिन एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि हप्को को मैंने कुछ अर्सा पहले, गालिबन 1 डेढ़ साल पहले या कुछ इतना ही टाइम है, उस वक्त मैंने 67 का या 66 का लिया था। तो अभी आप देख सकते हैं कि उसकी प्राइस कहाँ पे पहुंच चुकी है, और उस बीच में तकरीबन हर क्वार्टर में उसने डिविडेंड भी दिया। तो ये एक एग्जांपल है आपके सामने कि कैसे आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो डिविडेंड यील्ड को ही नहीं देखते, बल्कि उसमें जो पोटेंशियल कैपिटल गेन है वो भी आपको अच्छा खासा मिल रहा होता है। तो इस चीज़ को जहन में रख के आपने इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में। अगर आप राइट टाइम पे राइट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो डिविडेंड यील्ड इज़ वन फैक्टर, बट कैपिटल गेन और उसके अंदर जो कंपाउंडिंग करके आप मजीद फ़ायदा उठा रहे होते हैं, दैट्स अनदर एडेड एडवांटेज जो कि आपको जहन में रखना चाहिए। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, और उन्होंने मेंशन किया ईमेल में कि वो यूएई में रहते हैं और यूएई में किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वहाँ पे रह रहे हैं काफ़ी अरसे से। अब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं उनमें से कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनका वो इंतखाब कर सकते हैं।
अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप यूएई में हैं तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू दोज पीपल जो कि पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आप हैं तो पाकिस्तान से बाहर पैसा इन्वेस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक्स की तरफ से भी काफ़ी कदगने होती हैं, तो इतना आसान नहीं है जैसे इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट, यूएस की स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान से। आल दो के इंटरैक्टिव ब्रोकर वगैरह का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन उसमें पैसा आपने कैसे टॉपअप करना है, कैसे फिर वो सारी ट्रांजैक्शंस करनी है, वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। लेकिन अगर आप यूएई में हैं तो उस केस में आपके लिए जो प्लेइंग फील्ड है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। अब इसमें पाकिस्तान की बात पहले मैं करूँगा, क्योंकि यूएई में अगर आप रह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने यूएई में नेशनल तो नहीं है, तो आपने वापस पाकिस्तान तो जाना ही होता है। तो पाकिस्तान में आप रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ को देख सकते हैं, जिसमें इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो कि डॉलर टर्म्स के अंदर भी और दीगर जो फॉरेन करेंसीज हैं प्लस पीकेआर टर्म में भी काफ़ी अच्छे आपको बेनिफिट दे रहा होता है, अच्छे प्रॉफिट्स दे रहा होता है। एक तो ऑप्शन वो हो गया। उसके बाद आप पाकिस्तान में इक्विटी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली आप रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं, तो उसके ज़रिए आप पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान में जो रियल इस्टेट है उसमें तो ऑब्वियसली आप एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुख्तलिफ जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें देखभाल के केयरफुली इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यूएई के अंदर अगर बात की जाए तो एक तो यूएई में आप जो यूएई की एडीएक्स यानी अबू धाबी एक्सचेंज है या फिर डीएफएम है, दुबई फाइनेंशियल मार्केट, ये दोनों स्टॉक मार्केट्स हैं, इनके अंदर भी आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस यूएई में अगर आप फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाएँ जो शरिया कंप्लाइंट है, तो उसमें जो नेशनल बॉन्ड्स हैं उसके अंदर भी आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है। आल्दो कि वो उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं है जितना कि आप जो कन्वेंशनल अप्रोच है स्टॉक मार्केट या कोई दीगर बिजनेसेस उनके मुकाबले में 4% 3% ही होगा, लेकिन स्टिल इट्स इन एक्सेप्टेबल वन, कीपिंग इन माइंड कि इसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशो दोनों ही कम होते हैं। इसके अलावा आप यूएई के अंदर प्रॉपर्टी मार्केट में एक तो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप ज़मीन कोई भी प्लॉट प्लॉट तो खैर नहीं, आप कोई भी अपार्टमेंट वगैरह विला वगैरह किस इस तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें जो फ्री होल्ड हैं उसके अंदर तो इजीली कर सकते हैं। प्लस एक और एडवांटेज आपको ये है कि दुबई के अंदर कुछ क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे स्टेक हो गया और इसके अलावा स्मार्ट क्राउड हो गया, तो उसके लिए आप फ्रैक्शनल ओनरशिप की बेसिस पे भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आप अगर यूएस की मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बराका का प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा इंटरेक्टिव ब्रोकर है और सर्वा है, तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यूएई के अंदर अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए भी यूएई में काफ़ी फैसिलिटेशन है, काफ़ी इजीली आप वहाँ पर ट्रेड लाइसेंस वगैरह ले सकते हैं और वहाँ पर अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस की बात तो यहाँ पे शायद इरेलीवेंट हो जाएगी, क्योंकि आप जॉब में हैं और आप सिर्फ एक साइड हसल के तौर पे साइड इनकम की बात कर रहे हैं। तो जो दीगर ऑप्शंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो डिविडेंड के हवाले से ही है। एक नए इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट में, तो उनका ये क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे जो न्यू कमर्स होते हैं उनके जहन में होता है कि जब भी कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो एक्स डेट के बाद उसके शेयर की कीमत उतनी ही गिर जाती है। मिसाल के तौर पर किसी कंपनी के शेयर की कीमत अगर एक्स डेट से एक दिन पहले 90 रुपये थी, तो जब वो एक्स होके खुलता है तो 90 रुपये से अब उसने अगर 10 रुपये डिविडेंड दिया तो उसकी प्राइस जो दूसरे दिन अगले दिन खुलेगी वो 80 रुपये होगी, यानी वो 10 रुपये उसमें से कम हो जाएंगे। तो लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि जितना डिविडेंड हमें मिलता है उतनी उसकी कीमत में भी कमी आ जाती है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, हासिल वसूल क्या हुआ। अब ये एक सादा सा अगर कैलकुलेशन करें तो आपको यही नज़र आता है, लेकिन रियलिस्टिकली देखें तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि जब डिविडेंड अनाउंस होता है तो उसके बाद अगर तो अच्छा डिविडेंड है तो शेयर की प्राइस में एकदम से एक अच्छी आपको रैली देखने को मिलती है, शेयर की प्राइस ऊपर जाती है। अब मिसाल के तौर पर जो शेयर 90 रुपये पे एक्स होकर 80 पे आया 10 रुपये के डिविडेंड की वजह से, हो सकता है कि जब डिविडेंड अनाउंस हुआ तो उस वक्त उसकी कीमत 65 रुपये हो, 60 रुपये हो, तो डिविडेंड अच्छे डिविडेंड की वजह से उसके अंदर एक बाइंग प्रेशर आता है और शेयर की प्राइस एकदम ऊपर जाना शुरू हो जाती है। और एक्स डेट अमूमन काफ़ी दिनों के बाद आती है, तो एक्स डेट तक शेयर की प्राइस अच्छी खासी ऊपर जा चुकी होती है, तो अब उसमें से 10 रुपये कम भी हो गए तो आपने जो बाय किया था उससे फिर भी वो ऊपर ही होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब फिर एक्स डेट के बाद शेयर की प्राइस नीचे आ जाती है तो अब उसके अंदर दोबारा से लोग एंट्री लेना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब ये एक बेहतर रेट पे है तो दोबारा इसमें एक्यूमुलेशन की जाए अगर वो शेयर वो कंपनी अच्छी है। तो आप जो 10 रुपये 5 रुपये जो भी उसने डिविडेंड दिया उतना अगर कम हो भी गया तो वो अगले कुछ दिनों में दोबारा से कवर अप भी हो चुका होता है, तो आपका जो डिविडेंड ज़ीरो हो जाता है इन अ वे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, शेयर की प्राइस के अंदर भी मूवमेंट आ रही होती है, इसलिए अगर कीमत कम भी हो गई एक्स के बाद तो वो दोबारा एक कवर अप हो जाती है और आपको जो उसका बेनिफिट होना होता है
वो हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा वही लोग उठा रहे होते हैं जो सिर्फ डिविडेंड की अनाउंसपेंट के बाद शेयर में एंट्री नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि पहले से उसमें मौजूद होते हैं। तो अगर राइट टाइम पे आप एंट्री ले लेंगे तो आप फिर वो स्पेसिफिकली डिविडेंड की अनाउंसमेंट की वजह से जो शेयर के अंदर रैली आती है उससे ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकेंगे, क्योंकि आपने उससे पहले कम कीमत पे लिया होगा। एज एन एग्जांपल, अगर किसी कंपनी का आप हिस्टोरिकल डेटा देख लेते हो और आपको पता है कि वो जून के रिजल्ट्स के साथ एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस करती है, तो आप क्या करेंगे कि आप जून के रिजल्ट्स का इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि उससे पहले ही आप उसके ऊपर उसको आप अपनी वॉच लिस्ट में डालेंगे और एक प्रॉपर प्राइस के ऊपर आप उसमें एंट्री ले लेंगे। मे बी आपने अप्रैल में एंट्री ले ली या मई में एंट्री ले ली, तो उसमें होगा ये कि जून के रिजल्ट्स अमूमन जुलाई के अंदर या फिर अगस्त के अंदर अनाउंस हो रहे होते हैं। तो उस वक्त जब वो रिजल्ट अनाउंस होगा तो उस वक्त प्राइस अगर ऊपर है और आप डिविडेंड के अनाउंसमेंट के बाद जो एंट्री ले रहे हैं उनके पास शायद क्वेश्चन कम हो, उनको इतना प्रॉफिट ना मिल रहा हो, इतना ज़्यादा कैपिटल गेन के भी चांसेस ना हो, लेकिन जिन लोगों ने पहले से एंट्री ली हुई है अच्छी कीमत के ऊपर, तो वो पोटेंशियली बेहतर पोजीशन पे होंगे ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने ईमेल के ज़रिए पूछा था, और वो ये कह रहे हैं कि जो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी मार्केट होती है जिसमें आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं, या फिर आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, प्लॉट्स ले रहे होते हैं, बने बनाए घर ले रहे होते हैं, या फ्लैट्स ले रहे होते हैं, या फिर आप स्टॉक मार्केट को देख लें। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया पिछले कुछ अर्से में। फिर फिक्स डिपॉजिट्स की तरफ जाएँ तो चूँकि इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई पे है, तो एक तो कन्वेंशनल जो डिपॉजिट्स हैं उनकी बात हो रही होती है, और दूसरी तरफ जो इस्लामिक ऑप्शंस होते हैं बॉन्ड्स वगैरह, तो उसके अंदर भी लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वहाँ से भी उनको अच्छे खासे रेट्स मिल रहे होते हैं। प्लस गोल्ड के अंदर लोग हेजिंग कर रहे होते हैं, गोल्ड को ले रहे होते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आल दो कि मैं इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि सिर्फ एक इन्फ्लेशन हेज समझता हूँ। और जो दीगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो भी मौजूद होते हैं। तो वो सवाल ये कर रहे हैं कि इन सब में अपना अपना रिस्क का भी लेवल होता है और रिवार्ड का भी लेवल होता है, तो इस हिसाब से किस तरह डाइवर्सिफिकेशन की जाए एज एन इन्वेस्टर। तो अब इस सवाल के जवाब के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसके प्रीरेक्स को समझना ज़रूरी है कि आप इस वक्त अपने किस एज ब्रैकेट के अंदर हैं, यानी कि कितना आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा आपको पोटेंशियल रिवार्ड भी है, एंड वाइस वर्सा। और दूसरी तरफ ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का होराइज़न है वो कितना है, कितना ज़्यादा अरसे के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है उससे जो आपको प्रॉफिट आएगा या जो उससे आप कमाएंगे, उसके ऊपर आपकी जो डे टू डे अखराजात हैं उसके लिए डिपेंडेंसी कितनी। अब वो लोग जो कि अभी एज ब्रैकेट्स 30s में हैं या 40s में हैं, जिनके पास अभी ऑलरेडी एक ऑनगोइंग जॉब भी है या कोई और बिजनेस भी है, तो उनके पास रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा रिस्की और कंपैरेटिवली जिसके अंदर ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं, उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एज एन एग्जांपल, एक पॉपुलर रूल होता है जिसके हवाले से मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, 100 माइनस एज रूल। तो आपकी जो भी एज है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज 40 है, तो 100 माइनस एज यानी 100 माइनस 40 बनता है 60। तो इसके मुताबिक आप 60% जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रिस्की एसेट्स में या स्टॉक्स में यानी इक्विटी वगैरह में कर सकते हैं, और जो बाकी 40% है वो फिर आप जो सेफर फिक्स डिपॉजिट्स टाइप या फिर गोल्ड या इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनमें रिस्क कम है उसमें डाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी एज लेट सपोज के 70 है, तो अब इस टाइम पे आपके लिए रिस्क एपेटाइट आपकी कम हो जाती है, आप ज़्यादा रिस्की एसेट्स में नहीं जाना चाहते, तो 100 माइनस 70 मीन्स 30। तो आप सिर्फ 30% अपना एक्सपोजर जो है वो स्टॉक्स वगैरह में रखें, और बाकी जो 70% है वो आप जो लेस रिस्की ऑप्शन हैं उसके अंदर लेके जाएं। तो ऑब्वियसली उसमें आपको रिवार्ड रेशो भी कम हो जाएगी, लेकिन आप अपनी एज के हिसाब से देख के और आप दीगर जो आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं उनको देख कर ही डिसाइड कर सकते हैं। तो बेहतर अप्रोच यही होती है कि डाइवर्सिफिकेशन की जाए मुख्तलिफ एवेन्यूज़ के अंदर। कुछ पैसा आप अपना प्रॉपर्टी मार्केट में जैसे रेंटल इनकम के लिए आप डाल दें, जहाँ से आपको कंसिस्टेंट रेंटल आ रहा हो। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी आप एक ग्रेजुअल अप्रोच के साथ अपनी जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उसको बढ़ाते जाएँ, जिसके लिए रुपी कास्ट एवरेजिंग कर सकते हैं। उस हवाले से भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप रेगुलर बेसिस पे एक एसआईपी जिसको बोलते हैं, सिस्टमेटिक तरीके के साथ आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाएं। फिर कुछ पैसा आप अपना इमरजेंसी फंड्स के लिए रखें, क्योंकि इमरजेंसी फंड का होना प्री होता है। जब तक आपके पास एक अच्छा इमरजेंसी फंड नहीं होता, कोई भी अनफोर्सिन सिनारियोज हैं उनके लिए, तब तक आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट की तरफ या इस तरह के और एवेन्यूज़ की तरफ लेकर ना जाएं। और फिर गोल्ड की अगर बात की जाए तो गोल्ड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज साबित होता है। इसमें आप ऑब्वियसली कोई आपको रेगुलर बेसिस पे इनकम नहीं आ रही होगी, लेकिन करेंसी के मुकाबले में बात की जाए तो गोल्ड में जो आपका पैसा होता है वो निस्बतन ज़्यादा इन्फ्लेशन के लिए सेफ होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है तो उसका आप नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा। ऑन द अदर हैंड करेंसी में जो होता है वो इन्फ्लेशन की वजह से आप उस करेंसी की वैल्यू कम हो रही होती है, जबकि गोल्ड की वैल्यू इस तरह कम नहीं हो रही होती। तो अपनी कैलकुलेशंस आप अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से करें। जितना ज़्यादा आप
रिस्क ले सकते हैं, उतना ज़्यादा पोटेंशियली आप फ़ायदा भी ले सकते हैं। लेकिन कितना रिस्क लेना है ये आपने हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क की तरफ जाना है, और अपनी जो भी अप्रोच है उसको वक्त के साथ साथ फाइन ट्यून भी करना है। जैसे आपने स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया, तो हर कुछ अरसे के बाद उसमें कांट छांट अपने पोर्टफोलियो में ज़रूरी होती है, बेस्ड ऑन द मार्केट डायनामिक्स, बेस्ड ऑन कंपनीज बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स। इसी तरह अगर रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किस सोसाइटी में करना है, वहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है, वहाँ पर ओवरऑल रियल इस्टेट के टैक्सेस के हवाले से और दीगर पॉइंट ऑफ जो एस्पेक्ट्स होते हैं इस हवाले से, उस हवाले से किस हद तक फ्रूटफुल है आपकी इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं, तो तभी आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अब आज की इस वीडियो में इन्हीं 5 क्वेश्चंस को कंसिडर किया गया है। कोई अगर आपका मजीद क्वेश्चन है किसी हवाले से, कोई क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और कोशिश की जाएगी कि रेगुलर पीरियोडिक बेसिस पे इस तरह की वीडियोस बनाई जाएं जहां पर आपके क्वेश्चन को एड्रेस किया जाए। वैसे तो इस चैनल पे और भी बहुत सारी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वक्तन फ़वक्तन अपलोड होती रहती हैं, जो कि आपकी एज एन इन्वेस्टर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए होती हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।